जय हिंद साथियों। आज हम लोग तर्कशास्त्र के ऊपर बात करेंगे और इसमें जानेंगे जो एक चैप्टर है आपका भाषा के कार्य। देखिए, भाषा के कार्य जो आपका पाठ्यक्रम में लगा है, अगर उस पर विस्तृत चर्चा किया जाए तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भाषा के कार्य जो है उसका प्रयोग क्या है, उसका कार्य क्या है और इसको किसने डिफाइन किया और इसकी जो सीमाएं हैं, इसके जो लिमिटेशन है वो कहाँ तक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस पूरे भाषा के कार्य पर विस्तृत चर्चा करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाषा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई, किस भाषा से हुई, कैसे इसका निर्माण हुआ। तो देखिए, संस्कृत में एक शब्द है भाष। संस्कृत में एक शब्द है आपका भाष। इसका अर्थ होता है कहना या बोलना। संस्कृत में एक शब्द होता है भाष जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा जो है, भाषा शब्द जो है, उसकी उत्पत्ति, उसका संबंध कहने या बोलने से है। अब देखिए, जो इसमें सबसे प्रमुख विचारक के रूप में आ जाएंगे, इसका जो डिवीजन के रूप में आ जाएंगे, तो आपका इरविंग एम कॉपी। देखिए, भाषा क्या है, जैसे मैं आप लोगों से वार्ता कर रहा हूं, तो वार्ता कर रहा हूं तो किसी न किसी भाषा के माध्यम से कर रहा हूं। कोई हमारे अंदर बात है और उस बातों को मैं व्यक्त करना चाहता हूं, अभिव्यक्त करना चाहता हूं, और उसमें जो माध्यम होता है, उसमें जो प्रयुक्त होने वाला माध्यम है, उसे हम भाषा कहेंगे। यानी क्या है कि भाषा किसी भी व्यक्ति के भावनाओं को, और यही नहीं कि भावनाओं को ही सिर्फ, क्योंकि अभी हम चर्चा करेंगे कि भाषा के प्रकार किसमें होते हैं, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि जो 3 प्रकार को होते हैं, निर्देशात्मक हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद एक हो जाएगा आपका आदेशात्मक। निर्देशात्मक और आदेशात्मक दोनों एक ही है। फिर उसके बाद एक भावात्मक के रूप में हो जाएगा, और एक आपका जो है कि आग्रह या फिर विनम्र के सूचनात्मक के रूप में आपका भाषा का जो है कि 3 प्रकार से हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि तर्कशास्त्र जो है वो भाषा से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि हम तर्कशास्त्र में भाषा के कार्य पढ़ रहे हैं, और जो कि ये सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो हिंदी का है, लेकिन पढ़ रहे हैं तर्कशास्त्र में। तो ऐसा क्या संबंध है जो जिसकी वजह से हमको पढ़ना पड़ रहा है, तो हम लोग समझेंगे कि तर्कशास्त्र का भाषा से किस प्रकार से संबंध है। तो समझिएगा आप लोग, तर्कशास्त्र जो है वो तर्कशास्त्र अपना विशेष रुचि लेता है कि कोई युक्ति वैध है या अवैध है। कोई युक्ति क्या है, वैध है या अवैध है। अब बात आ गई कहाँ, युक्ति तक। यहां से समझना है कि ये मान लीजिए क्या हो गया आपका भाषा, ठीक है। इसको हम लोग को डिफाइन करना है कि कैसे तर्कशास्त्र से ये अपना संबंध स्थापित करता है। देखिए, तर्कशास्त्र से संबंध स्थापित करना है। तर्कशास्त्र, इसमें क्या हो जाएगा, तर्कशास्त्र जो विशेष रुचि लेता है, किस शब्दों में लेता है, तो आपका है कि कोई युक्ति वैध है या अवैध है। वैध या अवैध, कौन, युक्ति। यहां पे आ गया युक्ति। अब देखिए, युक्ति युक्ति जो होता है वो क्या है, तो ये तर्क वाक्यों का क्या होता है, समूह होता है। क्या होता है आपका, तर्क वाक्य का समूह होता है। तर्क वाक्य, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वाक्य होगा। आप लोग पढ़े होंगे वाक्य और तर्क वाक्य में अंतर। प्रत्येक वाक्य जो है कि तर्क वाक्य हो सकता है, लेकिन प्रत्येक तर्क वाक्य वाक्य नहीं हो सकता है। इसमें हम लोग समझेंगे। तो क्या हो गया कि देखिए, समझने की बात क्या है कि ये जो तर्कशास्त्र है उसकी विशेष रुचि है कि युक्ति वैध है या अवैध है। युक्ति पे चर्चा की, युक्ति क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, तर्क वाक्य का समूह है। और तर्क वाक्य क्या है, तो तर्क वाक्य आपका हो जाएगा वाक्य हो जाएगा। और वाक्य किससे बना होता है, शब्दों के समूह से, शब्द के समूह से। अब शब्द के समूह से जब आपका वाक्य बना है, तो ऐसी स्थिति में हमें जानना होता है, जानना आवश्यक है
कि जो शब्द है वो किसी न किसी प्रकार से किसी शब्द का, किसी भाषा का ही शब्द हो सकता है। ठीक है, तो ये किससे संबंध हो जाएगा? शब्द होगा तो किसी न किसी किसमें होगा? भाषा में होगा। ठीक है, अब पूरा इतना डायग्राम हम लोग समझेंगे। अब इस प्रकार से हम लोग इसके संबंध को स्थापित करने के लिए भाषा, शब्द, उसके बाद वाक्य, फिर तर्क वाक्य, फिर युक्ति। और युक्ति क्या है? तो भाई तर्कशास्त्र का विशेष रुचि है कि वो अवैध युक्ति है या वैध युक्ति है, युक्तियों का वैधीकरण या अवैधीकरण में आपका सहायता प्रदान करे, या फिर विधि जो मेथड प्रयुक्त होता है उसमें आपका योगदान दे। अब हम लोग बात करेंगे इसमें तर्कशास्त्र के संबंध के विषय में जानेंगे कि तर्कशास्त्र का भाषा से किस प्रकार से संबंध है। देखिए, भाषा के विभाग के विषय में जानेंगे। तो 20वीं शताब्दी के आसपास एक विचारक है, दार्शनिक हैं, लुडविग विटगेन्स्टाइन। इनकी एक पुस्तक है फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें इन्होंने बताया है कि जो ये भाषा के विभाग कितने हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे तथ्यों का कथन करना, किसी दो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक विभाग है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि किसी से पूछना, किसी का धन्यवाद देना, किसी को आग्रह करना, किसी को निवेदन करना, इत्यादि विभिन्न प्रकार के इन्होंने यानी कि लुडविग जी ने भाषा के विभाग के रूप में विभाजित किया। अब ऐसी स्थिति में हमें ये जानना आवश्यक है कि भाई इतना विभिन्न सारा का बता दिए हैं, उसमें हम कैसे मुख्य रूप से पकड़ेंगे कि इसके मुख्य विभाग कौन कौन से हैं। तो इसके लिए एक और विचारक हैं जिनका नाम है इरविंग एम कॉपी। ये वही इरविंग एम कॉपी हैं जिन्होंने तर्कशास्त्र का परिभाषा दिया था कि लॉजिक इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल यूज्ड टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग। अर्थात जो ये तर्कशास्त्र है उसमें क्या होता है कि एक वैध होता है और एक अवैध होता है, एक सत्य होगा और एक असत्य होगा। अब दोनों एक ही जगह विद्यमान होंगे और उनमें से सत्य को अलग करना है, पृथक करना है, और उनमें जो प्रयुक्त होने वाली विधियां हैं, जो सिद्धांत हैं, उसका जो अध्ययन करेगा वो क्या हो जाएगा? तर्कशास्त्र हो जाएगा। तो इरविंग एम कॉपी क्या कहते हैं कि इनके विभाग को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला विभाग का नाम है सूचनात्मक। पहला विभाग का नाम है ये इरविंग एम कॉपी। पहला विभाग हो जाएगा आपका सूचनात्मक। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा अभिव्यक्तात्मक। अभिव्यक्तात्मक। और आपका तीसरा हो जाएगा निर्देशात्मक या आदेशात्मक। अब देखिए, इसको हम एक क्रम से समझते हुए चलेंगे। देखिए, पहली बात है कि जो सूचनात्मक विभाग है भाषा का, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अगर कल यूनिवर्सिटी नहीं खुलने वाली है, मैंने एक छात्र से कहा कि कल यूनिवर्सिटी बंद है, तो वो जो छात्र है वो किसी अन्य व्यक्ति से जाकर बोला, किसी अन्य छात्र से बोला कि एकराट ने बोला कि कल यूनिवर्सिटी बंद है। इसमें किसी भी प्रकार की भावनाएं, किसी भी प्रकार का आदेश सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उसका माध्यम क्या है कि मेरे द्वारा कोई सूचना सूचित की गई और कोई अन्य व्यक्ति को यानी दूसरे व्यक्ति को बता देता है कि उसने या उन्होंने कहा कि कल यूनिवर्सिटी बंद है। ये है आपका पहला विभाग, सूचनात्मक विभाग। अब बात करते हैं दूसरे के ऊपर, वो है आपका अभिव्यक्तात्मक विभाग। देखिए, अभिव्यक्तात्मक मतलब अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त ये 2 प्रकार का हो जाएगा आपका। एक हो जाएगा आत्म संभाषण, आत्म संभाषण, और एक हो जाएगा आपका सार्वजनिक के रूप में ले सकते हैं,
और सार्वजनिक में भी आपका अगर इसके डिटेल में जाए तो उकसाना या मोटिवेट करना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है। सर्वप्रथम अगर बात करें अभिव्यक्तात्मक, जिसे कवि है, एक कवि का नाम है नागार्जुन। ये उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूँ, उनकी कविता है बादल को घिरते देखा। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। इसके बाद क्या है कि छोटे छोटे मोती जैसे उनके तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये उदाहरण आप किस में ले सकते हैं? आत्म संभाषण के रूप में, जहां पे उन्होंने किसी को देखा, अमल धवल गिर के शिखरों को देखा, कैसे? बादल को घिरते देखा है, उन्होंने देखा और उसका वर्णन कर दिया। आत्म संभाषण, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा अभिव्यक्तात्मक का पहला पार्ट, पहला भाग। दूसरा क्या है आपका? एक तो आपका हो गया आत्म संभाषण और दूसरा आपका हो जाएगा सार्वजनिक या उकसाना। जैसे नागार्जुन का दूसरी पंक्ति ले सकते हैं कोई और, जिसमें क्या होता है कि एक बार लगभग शायद 1952 के आसपास की जब कहानी है, जिसमें लगभग हरिजन गाथा शायद उनकी है, उसमें उन्होंने कहा है कि दिल ने कहा दलित माओं से, दिल ने कहा दलित माओं से सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे, वो अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। देखिए आत्म संभाषण में किसी व्यक्ति को देखें, किसी पुष्प को देखें, बादल को गिरते देखें और उसका वर्णन कर दिया, वहां पे किसी अन्य को मोटिवेट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके दूसरी भाषा में बात करेंगे, उकसाने वाले टाइप में बात करेंगे, तो उसमें क्या है? उन्होंने कहा दिल ने कहा दलित माओं से। अतः इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि जो अभिव्यक्तात्मक है वो भी दो प्रकार का होता है, एक आत्म संभाषण और दूसरा सार्वजनिक या उकसाने के लिए। अब हम लोग तीसरा जो इसका है वो है निदेशात्मक। देखिए निदेशात्मक जो है वो आपका निदेशात्मक, निदेश मतलब आदेश, इसका इस अर्थ में प्रयोग कीजिए, यानी कि आदेशात्मक। इसमें क्या होता है? आदेश का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जैसे मैं हूं यहाँ पे और या फिर कोई अन्य टीचर है, तो वो छात्रों को बोला कि ऐसा है कल आप लोग होमवर्क पूरा करके आइएगा या यह गृह कार्य पूरा करके आइएगा। तो वो क्या हो गया? अध्यापक के माध्यम से आदेश दिया गया। किसको आदेश दिया गया? तो छात्रों को आदेश दिया गया। अच्छा, यहाँ पे आदेश जो होता है वो छोटे बड़े का भी थोड़ा सा अंतर के अनुसार से होता है। जैसे कि बड़ा ही छोटे को आदेश दे सकता है, ऐसा अनिवार्यता है नहीं, लेकिन ऐसा होता है। क्योंकि बहुत सारे परसेप्शन में कहीं बड़ाई जो होता है वो पद के अनुसार से होता है, कहीं बड़ाई जो होता है उम्र के अनुसार से होता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि बड़ा ही सिर्फ छोटे का आदेश दे सकते हैं। हाँ, अगर उसमें मूल बिंदु के रूप में देखा जाए तो बड़ा ही छोटे को आदेश देगा और उसके माध्यम से जो भी आदेश दिया गया रहेगा या फिर जो भी वाक्य कहा गया रहेगा वो आपकी भाषा के आदेशात्मक विभाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें अगर समझ लेते हैं कि मान लीजिए आदेश का ही है, तो किसी कोई पत्नी है और कोई पति है। अब देखो इसमें जो आदेशात्मक है, यानी कि यहाँ पे तो समानता की बात है। वैसे भारतीय परंपरा में क्या होता है कि जो पत्नियों का दर्जा है थोड़ा पति से नीचे किया जाता है, लेकिन आज थोड़ा उल्टा हो गया है। आज आदेश पति नहीं दे रहे हैं, पत्नियां भी दे रही हैं और उसको मानना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि कल उधर से कुछ और भी हो सकता है। वैसे आप लोग वर्तमान में न्यूज़ देखते ही होंगे, विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी, तो इससे भी अवगत रहिए और आदेश देने का कार्य थोड़ा कम कीजिए, डरिए। आगे फिर बात करते हैं, अभिव्यक्तात्मक हो गया और फिर उसके बाद निर्देशात्मक हो गया, आदेशात्मक हो गया। अब हम लोग पढ़ लिए कि भाषा के जो है उपयुक्त तीन कार्य हो जाएंगे। ये क्या है? सूचनात्मक के रूप में हो जाएगा, एक आदेशात्मक हो जाएगा और एक अभिव्यक्तात्मक हो जाएगा। इस प्रकार जैसे एक और अगर हम संक्षेप में समझें कि भाषा का कार्य के विषय में थोड़ा सा जाने, विस्तृत अध्ययन करने के विषय में चर्चा करें हम, तो अगर मान लीजिए कि किसी पार्टी में दो दोस्त गए हैं, ये थोड़ा समझिएगा।
दो दोस्त गए हैं और एक दोस्त जो है बाहर पार्टी से बाहर सड़क पर बाइक लेके खड़ा है और वेट कर रहा है कि भाई खाना खाकर जल्दी आओ, चलना है रूम पर, हॉस्टल में चलना है। अब क्या होता है कि जैसे ही मतलब दूसरा व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए दो व्यक्ति गए थे, एक मान लीजिए प्रिंस और एक आपका अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है वो बाइक लेकर आपके पार्टी हाउस जो है उसके बाहर खड़े हैं। प्रिंस खाना खाने में लेट कर रहे हैं, तो जो अनिरुद्ध है वो प्रिंस को कॉल लगा के बोले कि जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है। अच्छा, आते हैं जैसे ही प्रिंस के पास, और प्रिंस या अनिरुद्ध से जब मुलाकात होती है तो अनिरुद्ध पूछते हैं कि कहाँ रह गए थे। तो ये जो प्रश्न है, अगर देखा जाए कि कहाँ रह गए थे, अनिरुद्ध का वाक्य जो है इस पे जोर दीजिए, ध्यान दीजिए कि कहाँ रह गए थे। ये सिर्फ इतना ही नहीं बोल रहा, बोल रहे हैं कि कहाँ रह गए थे, प्रश्नवाचक नहीं है, ये प्रश्नवाचक के साथ साथ यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जल्दी चलिए, देर हो रही है। भाषा का कार्य आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ तो अगर देखा जाए वाक्य के अनुसार से तो प्रश्नवाचक है, लेकिन उसके माध्यम से क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि जल्दी चलिए, देर हो रही है। तो ये है आपका पूरा भाषा का कार्य। और आज इस वीडियो में हम लोग विस्तृत अध्ययन किए, और कोई भी अगर डाउट हो तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो इसी के साथ हम आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद।